नमस्कार। आप देख रहे हैं विश्व विमर्श। मैं हूं निरंजन मार्जनी। हमने खास कार्यक्रम संवाद की शुरुआत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। संवाद के इस पहले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन के साथ मोंगला बंदरगाह को विकसित करने के लिए समझौता किया है। इस समझौते के क्या मायने हैं, दक्षिण एशिया पर इसका क्या असर होगा और भारत बांग्लादेश रिश्ते इससे कितने प्रभावित होंगे, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संवाद के पहले एपिसोड में हमारे मेहमान है प्रोफेसर अमित धोलकिया, जो वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के विभाग प्रमुख है। प्रोफेसर धोलकिया, विश्व विमर्श में आपका स्वागत है। तो अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ इस मोंगला बंदरगाह से, जिसका समझौता हाल ही में बांग्लादेश और चीन के बीच में हुआ है, तो आप इस समझौते को कैसे देखते हैं और इसका दक्षिण एशिया पर क्या असर होगा और भारत पर क्या असर होगा? थैंक यू निरंजन। आपकी चैनल में आके आपके साथ ये संवाद करना मेरे लिए अत्यंत खुशी की बात है। और धन्यवाद। मुझे आशा है और अपेक्षा है कि ये चैनल आने वाले समय में और भी उसका विकास होगा। और भारत के भारत के बाहर के जो प्रबुद्ध नागरिक है, जो विविध वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर एक अलग सी जानकारी और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल एक महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि टूल बनेगा। उसमें कोई विवाद नहीं है। अभी आपके प्रश्न पर आता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा वो बांग्लादेश और चाइना के बीच में भी जून महीने में जो एग्रीमेंट हुआ है, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान की मुलाकात जब चीन में हुई, बीजिंग में, और उन्होंने अपने विशाल डेलीगेशन के साथ चाइना के प्रमुख सी जिनपिंग के साथ भी बातचीत किया, अलग अलग विषयों को लेके, आर्थिक, मिलिट्री, राजद्वारी, राजनीतिक, सब विषयों को लेके। उसमें एक जो महत्वपूर्ण परिणाम आया वो है कि मोंगला पोर्ट, जो बांग्लादेश का दूसरा नंबर का पोर्ट है, और बे ऑफ बंगाल में अलग अलग निर्यात के लिए और आयात के लिए बांग्लादेश के लिए वो एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैरीटाइम, उसकी जो भी पूरी एक्टिविटीज है उसमें, उसको फर्दर डेवलप करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष रूप से उसके आसपास लगभग 130-140 एकर्स की जो जगह है, वहां पर चाइना की एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया गया है, जिसके बदौलत ये 130 से ज्यादा एकड़ की जो जमीन है उस पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप किया जाएगा चाइना के द्वारा, अति आधुनिक स्वरूप का। साथ साथ में पोर्ट का भी डेवलपमेंट किया जाएगा, और एक लॉन्ग टर्म जो जिसका निर्देश किया गया है कि वहां पर जरूरत पड़े तो एक एयरपोर्ट का भी डेवलपमेंट चाइना करेगा, सिविलियन एयरपोर्ट का। अभी तो बात यही है, पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी अभी ये बात नहीं है कि मिलिट्री स्वरूप से वहां पर कोई भी एक्टिविटी की जाएगी। ये सिर्फ एक सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट के रूप में ही उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन भारत की ओर से देखें तो हमें जरूर चिंतित होने के लिए बहुत कारण है। बट उससे पहले हम देखें कि चाइना और बांग्लादेश को इससे क्या फायदा है, उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स रही ये एग्रीमेंट करने के पीछे। चाइना के साइड से तो बहुत क्लियर है कि उसको बे ऑफ बंगाल में एक स्थायी रूप से अपना बेस वो चाहता है, ऐसा स्थायी बेस कि जहां से वो बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट एशिया रीजन और इंडो पैसिफिक में अपनी जो लंबे अरसे की योजनाएं हैं, स्ट्रेटेजिक योजना है, इकोनॉमिक योजना है,
उसकी पूर्ति करने में उसको कुछ मदद मिले। और हम जानते हैं कि बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में इस तरह से वो वहां पर सिचुएटेड है कि बे ऑफ बंगाल का कॉमर्शियल या मिलिट्री किसी भी तरह का वहां पर प्रवृत्ति करनी है तो बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण देश बन जाता है और बांग्लादेश के पोर्ट्स भी उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो चाइना कब से ट्राई कर रहा था कि ये जगह उसको मिले, ये एंट्री उसको मिले। पहले चिटागोंग पोर्ट को भी उसने डेवलप किया था लेकिन उस तरह की स्थायी बेस उसको नहीं मिल पाई। श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट भी उसने डेवलप किया है और वहां पर एक उसका स्थायी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के हिसाब से एक लॉन्ग टर्म प्रेजेंस चाइना का है। उसी तरह का अभी लॉन्ग टर्म प्रेजेंस वो मोंगला पोर्ट में डेवलप करेगा। तो चाइना की ओर से तो ये एक उसका बेनिफिट ही है और साथ में उसने बांग्लादेश को इकोनॉमिक और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी डिक्लेयर किया है कि जिसकी वजह से बांग्लादेश को इमीडिएटली ये सब पैसे की भी चिंता नहीं करनी है कि ये डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आए। बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो उसके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने में मदद करेगा। जिस तरह के शिप पोर्ट्स में आ रहे हैं अभी मंगला पोर्ट में, उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत डेवलप हो, वो शिप को बर्थ करने की और बड़े शिप भी वहां पर अभी आ सकेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। तो वो भी बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण, उसके लिए एक बेनिफिट। और साथ में चाइना के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने से एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की ओर ये दोनों देश बढ़ सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को लेके। ये पार्टनरशिप का टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है, मिलिट्री और सिक्योरिटी बेनिफिट भी बांग्लादेश को हो सकता है। तो भारत के लिए चिंता की बात यह है कि चाइना हमेशा जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की उसकी नीति है उसके तहत कोशिश में रहता है कि भारत की जो लैंड और मैरीटाइम बॉर्डर्स है उसके आसपास वो अपने ठिकाने बना साउथ एशिया में, और भारत की पूर्वी दिशा में और पश्चिमी दिशा में दोनों में वो इस तरह के ठिकाने बनाना चाहता है जिसकी वजह से भारत साउथ एशिया में ही एक सीमित रह जाए, साउथ एशिया के बाहर जाने की कभी कोई कोशिश ना करे और भारत अपने नेबर के साथ ही उलझा रहे। तो चाइना की तो ये बहुत लंबे अरसे की योजना है और यही योजना के तहत ये मंगला पोर्ट का भी डेवलपमेंट हो रहा है। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि भले ही अभी ये पोर्ट और इसके एग्रीमेंट को सिर्फ कॉमर्शियल एग्रीमेंट बताया जा रहा है, एक कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ही बताया जा रहा है, लेकिन जो भी फैसिलिटीज वहां पर रची जाएगी स्वाभाविक है कि उसका ड्यूअल यूज हो ही सकता है। उसको भविष्य में मिलिट्री यूज के लिए भी वो अवेलेबल रहेगा, जो एयरपोर्ट बनेगा वो भी मिलिट्री यूज के लिए अवेलेबल रहेगा। और ये जो मोंगला पोर्ट है वो भारत के चिकन स्नैक जो एरिया बोलते हैं, जो उत्तरी बंगाल में बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो भारत की मेन लैंड का जो एरिया है उसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ जोड़ता है और बहुत ही वो नैरो स्ट्रिप है। तो ये चिकन नेक से बहुत ही नजदीक 60 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पर अभी चाइना का एक प्रेजेंस परमानेंट रूप में आ जाएगा और वो बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित ऐसा प्रेजेंस होगा। तो स्वाभाविक रूप से अपनी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो सिक्योरिटी है, अपनी चिकन स्नैक्स की जो सिक्योरिटी है, पूरे पूर्वी भारत की जो सिक्योरिटी है, उसके बारे में हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। मैं कोई भयभीत रहने की बात नहीं करता हूं कि भारत के लश्कर के जो फोर्सेस है वो सक्षम है इस तरह की कोई भी चाइनीज प्रेजेंस को उसको मीट करने के लिए, लेकिन हमें और सतर्कता रखनी पड़ेगी। उस साइड पर हमें और सर्वेलेंस भी रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम पे कुछ और भारत विरोधी वहां पर योजनाएं या गतिविधियां तो नहीं हो रही है। तो ये एक भारत के लिए मुख्य इसका इम्प्लीकेशन है। और तीसरा, हम जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स
इतने लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट के बाद बहुत सारी गतिविधियां हुई थी, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया तक के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की कल्पना और उसका अमलीकरण भी शुरू हो गया था। अभी चाइना बीच में आ जाने से स्वाभाविक रूप से भारत को ये सब कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की और एक फ्रेश लुक देना पड़ेगा कि क्या उसी स्वरूप में हमें उसको आगे ले जाना है या तो फिर कुछ और तरह से उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो ये भी भारत की विदेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण सूचितार्थ ये बांग्लादेश और चाइना के एग्रीमेंट का रहेगा। अगर हम बांग्लादेश की राजनीति की बात करें तो फिलहाल वहां पर तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरकार है। आमतौर पर ऐसे देखा गया है, जब भी बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार रही है तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इतने अच्छे नहीं रहे, रिश्ते बिगड़े हैं। इसके अलावा भारत ने फिलहाल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी शरण दी है। तो क्या इन सब बातों का भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर कोई नकारात्मक असर रहेगा? जी, साउथ एशिया की राजनीति ऐसी है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी वो बहुत ही करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये चारों देशों की अंदरूनी राजनीति ऐसी है कि विदेश नीति उसके अधीन हो जाती। विदेश नीति का गढ़तर कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है, नहीं कि सिर्फ जियोपॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक या कोई ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, जो भारत और बांग्लादेश के लिए भी बहुत सही है। तो बांग्लादेश का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें हम जानते हैं कि दो मुख्य पार्टी है, एक तो आवामी लीग है, दूसरी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है। दोनों की पहले आई मीन महिला ही थी जो उसकी चीफ रही है। अनफॉर्चुनेटली खालिदा जिया जी का निधन हो गया, उसके बाद वो नहीं रही है वो नेतृत्व के लिए, लेकिन उनके जो पुत्र है वो अभी उनका नेतृत्व संभाल रहे हैं। लेकिन भले ही तारिक रहमान की पूरी ट्रेनिंग, उनका रहना, उनका मेंटरिंग पश्चिमी देशों में हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपनी पार्टी की जो लीगेसी रही है, आइडियोलॉजिकल लीगेसी रही है, अपनी माता की जो आइडियोलॉजिकल लीगेसी रही है, उससे वो दूर नहीं जा पाए। और उनकी जो आइडियोलॉजिकल लीगेसी रही है वो एंटी इंडिया कैंपेन की रही है। और साथ साथ में वहाँ के जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट यूथ है, जो बहुत धीरे धीरे पावरफुल भी हो रहे हैं बांग्लादेश में, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आवामी लीग हमारी वाली पार्टी नहीं है, वो तो भारत के तरफ ही पार्टी है, वो भारत की बात ज्यादा सुनती है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ऐसी है जो हमारी बात सुनेगी। तो 15 साल तक जो भारत और आवामी लीग की जो सरकार थी हसीना वाजेद की, उसके बीच में जो बहुत गहरे ताल्लुकात बने थे, उससे एक जो इम्प्रेशन बन गई थी कि अभी आवामी लीग भारत के कहने पर ही अपने निर्णय लेती है। उसको हटाने के लिए भी बीएनपी को जरूरी है कि वो एक अपना अलग से स्टैंड ले। पहले भी हम जानते हैं कि जब बीएनपी की सरकार थी 90s में, जब खालिदा जिया उसकी प्राइम मिनिस्टर थी, तब उन्होंने अपने उल्फा के जो टेररिस्ट है आसाम में जो उस समय कार्यरत थे, उनको भी एक सेंचुरी वहां पर प्रोवाइड किया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स को भी बांग्लादेश ने सेंचुरी प्रोवाइड किया था जब खालिदा जिया की सरकार थी तब। तो अ, उनका एक इतिहास रहा है। जो जियाउर रहमान जो उसके स्थापक थे, खालिदा जी के हस्बैंड, उनका भी एंटी इंडिया कैंपेन और उसका इतिहास रहा है। तो बीएनपी का पूरा इतिहास ही भारत विरोधी रहा है। हम सिर्फ यही आशा रखें कि तारिक रहमान अभी 21वीं सदी में वो लीगेसी को भूल के अपने वो प्रेजुडिसेस और बायस को पीछे छोड़ के उनकी जो भारत के प्रति जो एक अच्छे रिश्ते रखने की बांग्लादेश की जो जरूरत है, उसको भी वो ध्यान में आगे रखें। हमने मोंगला बंदरगाह की बात की, तो इसके अलावा बांग्लादेश एक और परियोजना चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारा में भी शामिल है।
तो इस परियोजना के भी इस क्षेत्र के लिए क्या परिणाम होंगे? और दूसरी बात ऐसी कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों से म्यांमार में एक अस्थिरता बनी हुई है, तो इस योजना को आप कितना सफल हुए देखते हैं? कि ये जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक जो ग्रांड स्ट्रेटेजिक डिजाइन है जिनपिंग का, एशिया यूरोप अफ्रीका तक वो फैला हुआ है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ग्रांड डिजाइन, भले वो अभी बहुत आई मीन शुरुआत के स्टेज में ही वो चल रहा है, अभी इतना तेजी से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये डिजाइन जो है उसमें ये बांग्लादेश चाइना म्यांमार का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है लगभग 1700 किलोमीटर का, वो काफी फिट होता है। और जो मोंगला पोर्ट डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है उसी को वो आगे ले जा रहा है। साथ साथ में मैं एक और भी कहता हूँ कि सिर्फ म्यांमार वाला नहीं, चाइना और बांग्लादेश के बीच में एक तिस्ता रिवर की फिजिबिलिटी स्टडी भी वो जी। पूरे डेवलपमेंट का हो रहा है, जो भारत को भी हाँ। सीधा असर करेगा। तो एनीवे वो जब होगा तब हम जरूर, अभी तो फिजिबिलिटी स्टडी की ही बात है, अभी कोई उससे आगे एग्रीमेंट नहीं, लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हुई तो आगे के स्टेप्स भी धीरे धीरे वो दोनों कंट्री लेंगे ही। तो म्यांमार वाली जो बात है वो भारत की जो साउथ ईस्ट एशिया की आउटरीच है, हमारा भी जो गंगा मेकोंग वाला जो प्रोजेक्ट है, थाईलैंड तक पहुंचना, साउथ ईस्ट एशिया तक जाना, जिसमें म्यांमार और बांग्लादेश दोनों इंपॉर्टेंट घटक है। हम साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंच नहीं पाए जब तक बांग्लादेश और म्यांमार हमारे साथ एक ही प्लेन पर रहा है तब तक। अभी वो बीआरआई का हिस्सा, और बांग्लादेश ने बीआरआई फॉर्मली ज्वाइन भी किया हुआ है 2016 के साल में। हसीना थी तभी उन्होंने ज्वाइन किया है, ऐसा नहीं है कि हसीना ने सिर्फ भारत की सुनी थी, वो भी अपनी तरह से कुछ बैलेंसिंग कर ही रही थी। तो अभी ये बीआरआई का जो बांग्लादेश का चाइना के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसी को आगे ले जाता हुआ ये एक प्रोजेक्ट है। और आपने जो सही कहा है कि बांग्लादेश में जो मिलिट्री जुंता और उनका जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और उनकी जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की पॉलिसी है वो, और भारत भी पूरी कोशिश कर रहा है कि म्यांमार की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, भले ही वो डेमोक्रेसी की फेवर में नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन करते हैं, सब कुछ है, लेकिन हम मानते हैं कि रियलिस्टिकली हमें उनको अपने साथ ले लेना है। तो भारत भी प्रयास करेगा कि म्यांमार ये प्रोजेक्ट से निकल जाए, या तो उसमें थोड़ी सी वो सुस्ती दिखाए। तो देखते हैं आगे ये प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ पाता है, क्योंकि वो ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट है, बायलेटरल नहीं है, और भारत के लिए वो भी एक चिंता का विषय हो गई। और आखिर में मैं पूछना चाहूंगा कि भारत को इस सारे घटनाक्रम की तरफ कैसे देखना चाहिए और भारत की आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? अभी भारत को ऑफकोर्स किसी तरह से भयभीत होने की तो जरूरत है नहीं, हम बहुत बड़े राष्ट्र हैं। बांग्लादेश छोटा है, म्यांमार भी छोटा है, चाइना और बांग्लादेश के बीच में भी कोई सीधा रूप से आई मीन जियोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल कनेक्ट नहीं है। लेकिन यस, चाइना अपने ज्यादा नजदीक आ जाए ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो दो तीन चीज मुझे लगती है भारत को जरूर करनी चाहिए। एक तो बांग्लादेश को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। बहुत इन्वेस्टमेंट्स हमने बांग्लादेश में किए हैं पिछले 15 साल में, हसीना वाजेद की, और वो कोई व्यक्ति के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो कोई पार्टी के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस के लिए वो इन्वेस्टमेंट था। बल्कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से तब से चलाया हुआ है, बाद में नरेंद्र भाई ने उसको आगे बढ़ाया, उसी तरह से हसीना ने भले ये एग्रीमेंट्स किए हो लेकिन तारिक रहमान उसको आगे बढ़ा सकते हैं, वही जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो भारत को कोशिश करनी चाहिए कि तारिक रहमान को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अगर कुछ कंसेशंस की जरूरत हो तो हमें वो देने के लिए तैयारी दिखानी चाहिए, क्योंकि हम बड़े राष्ट्र हैं स्वाभाविक रूप से। दूसरी बात, जहां तक अपनी अंदरूनी राजनीति है, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हो या तो ईस्टर्न एरिया के स्टेट्स के इलेक्शन हो, आसाम वगैरह, वहां पर बांग्लादेश कार्ड का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए कि उससे क्या होता है कि एक नेगेटिव परसेप्शन बांग्लादेश की जनता में, बांग्लादेश के पॉलिसी मेकर्स में बनता है कि यहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो वैसे मिनिस्टर्स भी है, वो देखो इलेक्शन कैंपेन में किस तरह से बांग्लादेश के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं, या तो बांग्लादेश के लिए
किस तरह की है, तो बांग्लादेशियों के लिए किस तरह का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव परसेप्शन ना खड़ा हो, अननेसेसरी कोई इलेक्शन के बेनिफिट की वजह से भारत की जो एक नाजुक विदेश नीति की जो स्थिति है ये रीजन में, उस पर कोई विपरीत असर ना हो, इसलिए हमें इस तरह के उद्गार से भी दूर रहना हो इलेक्शन में हमारे राजनीतिक जो कार्यकर्ता है उनको, कि जिससे कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर कोई आंच आए। तीसरा, हसीना वाजिद का तो मुद्दा है ही, क्योंकि उनका एक्स्ट्राडिशन करना, उनको बांग्लादेश वापस भेजना, वो पीएनपी और बाकी सब पार्टीज और वहां की कोर्ट का भी यही मानना है कि भारत को उनको सुपुर्द कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत को अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भी इस संदर्भ में बात करनी चाहिए, जिससे कि तारिक रहमान को ये समझाया जाए कि जो भी है, आपको हसीना वाजिद की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखना है, उनको कोई तरह से परसिक्यूट ना करे जाए या तो उनके जीवन पर कोई खतरा ना हो, ये भारत को इंश्योर करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने प्रयास चालू रखने, भले मोंगला पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ है, भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की पुनः कोशिश शुरू करनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई विकल्प ना बांग्लादेश के पास है ना हमारे। बांग्लादेश का भी एक ही नेबर है, एक रियल सेंस में देखा जाए तो वो भारत है। सांस्कृतिक रूप से हम जुड़े हुए हैं, ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो तारिक रहमान भी मुझे लगता है कि इतना तो समझते हैं। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट उन्होंने किया है, फेयर इनफ, चलो। लेकिन अभी दूसरा बैलेंसिंग एक्ट अब भारत के साथ कर लो, तो चाइना को भी एक मैसेज जाएगा कि बांग्लादेश पूर्ण रूप से चाइना की ऑर्बिट में नहीं है, वो भारत के साथ भी जुड़ा हुआ है। अभी पूरा जो जिम्मेदारी है वो तारिक रहमान के ऊपर है कि वो कितनी, आई मीन, अपनी बैलेंसिंग कर पाते हैं ये दो बड़ी सत्ताओं के बीच में। बिल्कुल, बांग्लादेश में भारत के काफी आर्थिक और सामरिक हित जुड़े हुए हैं, और जैसा आपने कहा, भारत ने बांग्लादेश में काफी निवेश भी किया है। जरूरत है उस पर काम करने की, और बांग्लादेश में जो भी जिस किसी पार्टी की सरकार हो उसके साथ लगातार एंगेज होने की एक जरूरत है। प्रोफेसर धोड़के, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। संवाद का यह एपिसोड आपको कैसे लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। विश्व विमर्श के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।